नहीं आता है। ठीक है, चलिए ध्यान दिया जाए, स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो ये जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का है चैप्टर 3, क्लास 10 का चैप्टर 3 NCERT बेस पर है। चैप्टर 3 का नाम है जल संसाधन। चैप्टर 3 का नाम है जल संसाधन। आप लोग का एग्जाम जो अबर होने वाला है 2024 में, वो 50 नंबर का जो होगा आपका सब्जेक्टिव होगा और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसी आधार पर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव यहाँ पे बता देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना, और उसको बताएंगे ऑब्जेक्टिव और सारा। यहाँ पे बहुत सारा कम ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक एक करके सारा क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? जल संसाधन। क्या नाम है? जल संसाधन। हम लोग जानते हैं संसाधन किसे कहते हैं, पहले भी चर्चा कर लिए होंगे चैप्टर 1 में ही। संसाधन किससे कहते हैं? तो वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो जितने भी चीज़ दुनिया में उपलब्ध, पृथ्वी में उपलब्ध सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो उसी में से जितना भी संसाधन, उसमें से एक संसाधन है जल संसाधन भी है। जल भी क्या हमारा एक संसाधन है। तो जल के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे लिए फ़ायदा है, घाटा है, लॉस है, कम है, अधिक है, क्या है ना। तो जल संसाधन के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है नंबर 1 में, विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस का कहने का मतलब है मनुष्य जो है कितना प्रतिशत पानी का जो है प्रयोग लायक है। हम लोग जानते हैं टोटल पानी जो है पृथ्वी, मान लेते हैं 100% पानी में से जितना पानी है तो 100% में से मनुष्य जो है कितना पानी का यूज कर सकता है? मनुष्य कितना पानी का यूज कर सकता है? तो हम लोग जानते हैं पानी जो है यहाँ पे लगभग 97.5% जो पानी है वो क्या है? लवणीय है। लवणीय मतलब खारा पानी है, नमकीन है। कैसा है? नमकीन है। तो नमकीन पानी का यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे, ना नहाने के लिए, ना खाना पानी के लिए, मतलब किसी भी तरह से कोई यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो कितना बच रहा है? 2.5% पानी बच रहा है। मात्र 2.5% पानी जो अलवणीय है ना। अलवणीय कहने मतलब ये जो खारा नहीं है, जनरली जो हम लोग पानी अभी यूज करते हैं। बात सही कि नहीं है? तो कितना प्रतिशत पानी हम मनुष्य यूज कर सकता है? तो 2.5% है ना। बाकी पानी क्या है? समुद्र में है और समुद्र का पानी खारा होता है। महासागरों में है, सारा पानी खारा होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो इतना पानी हम लोग जो है क्या है? अलवणीय है, और इस पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग किया जा सकता है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जहां छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है? क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या किया गया है कि पानी को वहां पे बचाने के लिए उन लोग क्या किया गया? छत बना दिया। दिखाया जाए क्या? तमिलनाडु का राजस्थान का है, तमिलनाडु का नहीं दिख रहा है। देखिए तमिलनाडु में क्या किया जाता है, प्रत्येक घर में वहां पे लोगों को बता दिया गया है कि जो वर्षा जल होगा, पानी जो पड़ेगा, सारा पानी को क्या करना है? यूज करना है। क्योंकि पानी की संख्या बहुत तेजी से, हम लोग जानते हैं मात्र 2.5% पानी है जो पीने लायक पानी है, अलवणीय जल है ना। बाकी सारा क्या है? लवणीय जल है। तो पानी को बचाने के लिए तमिलनाडु में प्रत्येक घर को ये
एकदम अनिवार्य कर दिया है, सबको इस तरह से ढांचा तैयार करना है ना जी। किस तरह से कि जब वर्षा जल होगा, जब पानी पड़ेगा सारा पानी छत पे आएगा। कहाँ पे आएगा? छत पे। और छत पे इस तरह से जो है दीवार घेर दिया है ना जी, ताकि पानी जो आएगा सब यहाँ से बढ़िया से कर दिया जाए। और यहीं से पाइप निकाल दिया, क्या निकाल दिया गया है? पाइप। और पाइप के माध्यम से इस पानी को यहाँ पे टंकी बना दिया गया है। ठीक है, ये जमीन मान लेते हैं, तो जमीन के अंदर में बहुत बड़ा बड़ा क्या किया, गड्ढा बना दिया गया, तैयार कर दिया गया, ताकि सारा पानी को क्या कर सके, बचा के रख सके। और फिर इसका प्रयोग बाद में पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, मतलब तरह तरह की सिंचाई के लिए, मतलब तरह तरह का प्रयोग किया जा सके। तो इस तरह का ढांचा तैयार किया जाता है। कहाँ पे अनिवार्य किया गया है? तमिलनाडु में ये अनिवार्य किया गया है। कहाँ पे अनिवार्य किया गया है? तमिलनाडु में। तो वही क्वेश्चन से, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है? कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आरंभ का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब सबसे पहले देखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात जब अपना देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया, जब अपना देश आज़ाद हो गया, तो उस टाइम भारत में बहुउद्देशीय परियोजना का आरंभ किया गया। बहुउद्देशीय, देखिए बहुउद्देशीय मतलब बहुत उद्देश्य, मतलब बहुत सारा उद्देश्य को एक साथ पूरा करने वाला को ही कहते हैं बहुउद्देशीय। बात सही कि नहीं है? एक काम करेंगे और बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय। तो वही चीज़ है, जब भारत हम लोग का आज़ाद हो गया तो उस समय बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? बहुउद्देशीय परियोजना का आरंभ क्यों किया गया? सबसे पहले कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास करने के लिए, है ना जी। एक साथ बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आरंभ करने का फायदा क्या है? फायदा सबसे पहले ये है कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या होगा? विकास होगा। मतलब किसानों को और जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों का आर्थिक विकास होगा। सबसे पहले इसको समझ लेंगे हम लोग कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या था। बहुउद्देशीय परियोजना होता है कि बड़ा बड़ा बांध बना देना, बड़ा बड़ा क्या करना? बांध बना देना। जब बहुत बड़ा बांध बना देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साथ में 2-3 उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले अगर यहाँ पे बांध हम लोग बना दिए तो इस बांध में क्या होता है, हाँ पूरा पानी रहेगा इस बांध में, रहेगा नहीं रहेगा? तो आसपास के जो खेत है, आसपास के जो जमीन है, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खेती। पूरा हरा भरा खेत आ जाएगा यहाँ पे, आएगा कि नहीं आएगा? पूरा यहाँ पे खेती हो जाएगा। जब खेती हो जाएगा तो खेती कौन करेगा? तो यहाँ आसपास में रहने वाले, गाँव में रहने वाले किसान लोग, है ना। तो उन लोग जब खेती करेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो उसका आर्थिक व्यवस्था क्या हो जाएगा? विकास होगा कि नहीं होगा? आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मछली पालन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे लोग यहाँ से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, नहीं? मतलब एक बांध बनाया और 2-3 उद्देश्यों को पूरा कर दिया। मछली पालन भी हो सकता है, बिजली पालन भी हो सकता है, सिंचाई भी हो सकता है, मवेशियों के लिए भी पानी हो सकता है, मतलब जानवरों के लिए पानी पीने की आवश्यकता वहाँ से पूरा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज़ होता है, एक बहुउद्देशीय उसी को कहते हैं कि एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को क्या किया जाता है? पूरा कर दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। तो इससे हम लोग को फायदा क्या हो गया कि किसानों की अर्थव्यवस्था में क्या होगा? सुधार आएगा। उसके बाद है औद्योगिकरण में तेजी होता है। औद्योगिकरण में तेजी मतलब फैक्ट्री वगैरह भी खुलेगा तो वहाँ से भी पानी उसका पूरा किया जा सकता है। और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास, और इसके साथ साथ में धीरे धीरे पूरा डेवलप होगा और धीरे धीरे शहरी अर्थव्यवस्था में भी क्या होगा? विकास होते जाएगा, शहरों में भी विकास होते जाएगा। कोई दिक्कत? तो वही चीज़ लिखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हम लोग लिखेंगे कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास, औद्योगिक में तेजी आना और शहरी अर्थव्यवस्था में विकास आना। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं गुल या कुल। देखिए गुल या कुल क्या है? गुल अथवा कुल क्या है? तो ये समय क्या था? गुल या कुल, चलिए देखिए, गुल कहाँ गया? पश्चिमी हिमाचल में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल या कुल कहते हैं। पश्चिमी हिमाचल में क्या किया गया? पर्वत वाला क्षेत्र में वाहिकाओं मतलब जो पानी है, पानी का जो सुविधा होता है उसको पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता था। किसके माध्यम से? पाइप के माध्यम से, है ना। यहाँ पे भेजा गया, यहाँ से कहीं और भेजा गया, कहीं और भेजा गया। जब उसी को बोलते हैं वाहिका। वाहिका मतलब होता है पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का। उसी को कहते हैं कुल या फिर गुल। गुल या कुल, बात समझ में आ गया? तो कुल या गुल किसको कहते हैं? जब पाइप के माध्यम से जो होता है अन्य भागों तक क्या कहता है? जल को या किसी अन्य चीज़ों को क्या होता है? जब प्रवाहित किया जाता है, भेजा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी विधि को क्या कहते हैं? गुल या कुल कहते हैं। कोई दिक्कत?
चलिए दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे खादिन, खादिन और जोहड़ क्या है? खादिन और जोहड़ क्या है? शुष्क अथवा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए गड्ढे को ही क्या कहते हैं? खादिन या जोहड़ कहते हैं। चलिए इसको हम दिखा सकते हैं आपको इधर। क्या है? खादिन और जोहड़। देखिए देखिए जोहड़ों की बनावट चांद के आकार की होती है। जोहड़ जो बनता है किससे बनता है? चांद के आकार का होता है। इमेज दिखाते हैं ना, इमेज इमेज देखिए इसको हम लोग कहते हैं जोहड़। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जोहड़ कहते हैं। देखिए ये क्या है? जोहड़ है। ये क्या है? जोहड़। इसका काम क्या रहता है? ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ते हैं खादिन और जोहड़ किसे कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जोहड़। इसको क्या कहते हैं? जोहड़। क्या कहते हैं इसको? जोहड़। इसका काम रहता है, देखिए शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए गड्ढे को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। या फिर दूसरा नाम क्या है? खादिन। दूसरा नाम क्या है? खादिन। खादिन। देखिए जोहड़ किसको कहेंगे और खादिन किसको कहेंगे? तो जोहड़ हो गया जब पहाड़ी एरिया है, ऊंचा है, तो इस जगह पे इसको काट काट के एकदम बढ़िया से क्या किया था? इसको बना दिया जाता है ना, ताकि इधर का जो पानी, इधर का पानी जितना है सब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। सारा पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो इसी गड्ढे को हम लोग कहते हैं जोहड़। इसी गड्ढे को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना एग्जाम में? एग्जाम में आगे देखिए मेरा मकसद है बस आप लोग को समझा देना कि जोहड़ किसको कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए? अपने हिसाब से, अपने लाइन से, अपने सेंटेंस से एग्जाम में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जोहड़ हम लोग लिख सकते हैं अगर जोहड़ आएगा तो, है ना, कि आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्रों में क्या कहता है? मिट्टी को काट कर बनाए गए गड्ढे को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं, है ना। और यहाँ पे खादिन किसको कहते हैं? खादिन जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव तरफ बहुत सारा तालाब रहता है। तालाब नहीं रहता है, छोटा छोटा बांध रहता है, रहता ही नहीं रहता है, छोटा छोटा मतलब क्या किया जाता है? डोभा। डोभा जानते हैं? डोभा छोटा छोटा रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं खादिन। उसी को क्या कहते हैं? खादिन कहते हैं। तो वही हो गया यहाँ पे जोहड़ और खादिन। जोहड़ और खादिन। ये जोहड़ जो हो गया कि उचली इलाकों में जो चांद के जैसा आकार है इस तरह से बना दिया जाता है। ठीक है, और खादिन हो जाएगा जिसको डोभा वगैरह टाइप में हम लोग क्या कहते हैं? काट कर बना दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? खादिन कहते हैं। कोई दिक्कत? जोहड़ और खादिन में दिक्कत नहीं होगा? चलिए जोहड़ और खादिन में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन बोला जा रहा है भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दें, भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दें जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी होती है। एक ऐसा भारत का ऐसा क्षेत्र का नाम बताइए जहां पे वर्षा सबसे अधिक होती है लेकिन पानी की भी कमी वहां पे होती है। पता है क्या आंसर होगा? मेघालय की राजधानी शिलोंग, है ना। तो मेघालय में वर्षा सबसे, सर्च कीजिए गूगल में भी सर्च कीजिए, तो सबसे ज़्यादा पानी भारत में कहाँ पड़ता है ना? तो मेघालय में आएगा, मासिन राम दिखेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा? लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी की कमी भी तेज होता है ना जी। तो पानी की कमी क्यों हो जाता है? उसके पीछे का रीजन जानते हैं? पहाड़ी एरिया। वो एरिया क्या है? पहाड़ी एरिया। जब पहाड़ी एरिया सारा पानी बह जाता है, रुकने का कोई जगह ही नहीं है, इसलिए पानी क्या होता है? बह जाता है और पानी की कमी होता है। गर्मियों में दिक्कत होने लगता है, जब वर्षा का समय आता है तो बहुत ज़्यादा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? ढाका। क्या कहा जाता है? टाँका। टाँका कहा जाता है। हाँ, इससे पहले अभी जो देखे थे वो छत वाला देखे थे ना। देखिए हम लोग कहाँ पे देखे थे? राजस्थान। देखिए ये देखे थे ना? नहीं, छत वाला कहाँ गया?
देखिए ये देखे थे ना, तो इस तरह से राजस्थान में भी बनाया जाता है, इस तरह से राजस्थान में भी बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे इसका नाम दूसरा है, वहाँ पे इसका नाम क्या है, टाका कहा जाता है। राजस्थान में क्या कहा जाता है उसको, टाका। राजस्थान का भी व्यवस्था है। तमिलनाडु तो अनिवार्य कर दिया गया है टाका बनाना, है ना। वर्षा जल को संग्रहण करना तमिलनाडु में अनिवार्य कर दिया गया है, और वर्षा जल को संग्रहण करने की किसको वहाँ पे क्या कहते हैं, राजस्थान में टाका कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं, टाका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग जाते हैं। कोई दिक्कत, बोलिए जी। नो सर। चलिए इसको भेजिए बाहर। अब देखेंगे जल दुर्लभता के 2 कारण बताइए। जल दुर्लभता की 2 कारण बताइए। सबसे पहले जानेंगे ये जल दुर्लभता है क्या। देखिए धीरे धीरे पानी में कमी आना, पानी प्रदूषित होना ही क्या कहलाता है, जल दुर्लभता कहलाता है ना। तो इसके पीछे क्या रीजन है, जल दुर्लभता के क्या कारण है, मतलब जल का कमी होना, जल प्रदूषित हो जाना, जल का हानि पहुंचना, है ना, उसी को क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। तो जल दुर्लभता का रीजन क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। पहला, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जाएगा उसके लिए पानी भी यूज ज़्यादा करेगा, लोग नहीं यूज करेगा। अगर एक घर में एक आदमी है तो 50 लीटर यूज कर रहा है, तो वही घर में अगर 10 आदमी आ जाता है तो ज़्यादा पानी यूज करेगा। तो इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है पानी का भी प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण जल दुर्लभता का एक मुख्य कारण ये हो सकता है ना जी। दूसरा, जल का असमान वितरण। जल का असमान वितरण, कहीं पे वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहीं पे वर्षा हो ही नहीं रही है, जिसके कारण से जल दुर्लभता का कारण है। बात सही कि नहीं है। और भी हम लोग लिख सकते हैं पानी को क्या बोलते हैं, अव्यवस्थित रूप से प्रयोग करना, है ना। जहाँ पे हम लोग अगर नहाते हैं, हम लोग खुद जब जाते हैं नहाने के लिए तो उसमें क्या करते हैं, जहाँ पे 1 बाल्टी से नहाना है वहाँ पे 10 बाल्टी का प्रयोग करते हैं, 5 बाल्टी का प्रयोग करते हैं। होता है नहीं होता है। कपड़ा धोना है तो वहाँ पे क्या करते हैं, बस 3-4 बार तो डुबा निकाल देते हैं हम लोग। बात सही कि नहीं है। तो उस तरह से क्या होता है, पानी का आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर देते हैं और सारा पानी फिर क्या होता है, वेस्ट कर देते हैं, बहा देते हैं। इस तरह से पानी का क्या होता है, जल दुर्लभता का कारण हो सकता है। और भी अपने से आप लोग लिख सकते हैं कि जल का हम लोग क्या करते हैं, अनावश्यक प्रयोग करते हैं। नल खोल दिए हैं और ब्रश कर रहे हैं तब तक पानी बह रहा है, जब तक ब्रश कंप्लीट नहीं होता तब तक पानी बह ही रहा है। होता नहीं होता ऐसा नहीं, जब तक ब्रश करें तो पानी को बंद कर दिया जाए, ठीक है। जब हमको फिर यूज़ करना है पानी तो उस समय नल खोलेंगे। तो बहुत तरह से हम लोग क्या करते हैं, पानी का क्या बोलते हैं, अनावश्यक प्रयोग भी करते हैं, जिसके कारण से जल दुर्लभता का मुख्य कारण हो सकता है। लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखेंगे टिहरी। देखिए नाम कितना खतरनाक है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में है। कौन सा नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है, क्या बोलेंगे, उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है। उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित है। सेम क्वेश्चन उसमें भी है, बस यहाँ पे सलाल परियोजना लिखेंगे जम्मू एवं कश्मीर में है और चेनाब नदी पर। यार ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है और कौन सा नदी पर है, चेनाब नदी पर है, ठीक है। कौन सा परियोजना, सलाल परियोजना, याद रहेगा। सलाल परियोजना किस राज्य में है, जम्मू एंड कश्मीर में। किस नदी पर है, चेनाब में, ठीक है। और टिहरी बांध परियोजना कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में। किस नदी पर, भागीरथी नदी पर, याद रहेगा। यस सर। चलिए अभी तो बोल रहे हैं यस सर, बाद में भूल जाइएगा तो फिर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन से वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियां लिखिए। तो यहाँ पे बोला जाता है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। और भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण के 2 विधि लिखना है। भारत में कौन कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है जल को रोकने के लिए, जल को जमा करने के लिए, ठीक है। तो एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों में
टैंक में बेकार पड़े कुएं में भरा जाता है, बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? जब हम वर्षा वाला पानी को क्या करते हैं, किसी भी माध्यम से रोक कर रखते हैं, चाहे कुआं में रोकें, तालाब में रोकें, गड्ढा करके रोकें, है ना जी, टंकी बना के रोकें, जिस विधि से आप रोक रहे हैं, वर्षा जल संग्रहण उसी को कहता है। वर्षा जल संग्रहण मतलब वर्षा का जल को संग्रहण करना, मतलब जमा करके रखना, ताकि इसका प्रयोग बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक विधि है वर्षा जल संग्रहण का, कि वर्षा हो रही है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, यहाँ पाइप के माध्यम से हम गड्ढा बना दिए, एक गड्ढा, दो, तीन, सब गड्ढा बना कर रख दिए हैं। घर यहाँ पे बना है, घर के अंदर में भी गड्ढा बना दिए हैं। हाँ, वो गड्ढा तो मिट्टी का होगा ना, तो फिर वो क्या है मिट्टी करेगा गड्ढा? जो टंकी बनता है मिट्टी का बनता है, बढ़िया से बनाया जाता है, ताकि उसका प्रयोग हम पानी, स्पेशल पानी भर के रखें, उसका यूज़ किया जा सके। और फिर भर जाएगा टंकी सारा का सारा। भर जाएगा पानी तो अच्छी बात है, उसका प्रयोग हम लोग बाद में कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण इसको कहते हैं। ठीक है, जब वर्षा के जल को क्या करते हैं हम लोग? जमा करके रखते हैं, तो उसे ही वर्षा जल संग्रहण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गुल या कुल जैसी वाहिकाओं में नदी का धारा रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या कहते हैं? कुल या गुल के वाहिकाओं द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्वतीय क्षेत्र है, कुल के माध्यम से या गुल के माध्यम से, वाहिकाओं, पाइप के माध्यम से क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पहुंचा के जमा कर करके रख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे पर्वत है उस जगह पे, उसको भी दिखाएंगे आप लोग कि किस तरह से होता है। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का आम तकनीक है। और राजस्थान में और तमिलनाडु में जो प्रयोग किया जाता है, कौन सा तकनीक? छत में क्या किया जाता है? देखिए, छत वर्षा जल संग्रहण का प्रयोग किया जाता है। किसका? छत वर्षा जल संग्रहण का प्रयोग किया जाता है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कुल या गुल का प्रयोग किया जाता है। देखिए कौन कौन सा विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कुल या गुल का प्रयोग किया जाता है, और राजस्थान और तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं, और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के समय में बाढ़ जल वाहिकाएं बनाता है ना, मतलब जल वाहिकाएं बनाते हैं, ताकि बाढ़ भी अचानक उसको निकालने का अलग से रास्ता दिया जाता है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, और जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पड़ता, तो वहाँ पे गड्ढा वगैरह का प्रयोग करके बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किया जाता है? वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, और उसका विभिन्न विधि है। 2 विधि बोझा, यहाँ पे 2-3 विधि लिख दी है। हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। कौन सा विधि जानते हैं? कहाँ गया विधि? 2 विधि था जो भी हम लोग देखे थे, कुल या गुल हो गया, ये खादिन और जोहड़ विधि। जोहड़ विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया था? झारखंड में तो ऐसा ही प्रयोग किया जाता है, अधिकतर हम लोग देखते हैं यही सब रहता है, खादिन जोहड़ यही रहता है। खादिन वाला ज़्यादा देखने को मिलता है हम लोग को, हर जगह जहाँ पे जाइएगा वहाँ पे छोटा छोटा तालाब मिल जाएगा, देखने को नहीं मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, बहुउद्देशीय। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए इसको, बोला जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है ना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लक्ष्य उद्देश्य बताइए या बताएं, है ना। तो देखिए हम लोग क्या बोला जाता है, इससे पहले भी बता दिए थे आप लोग को कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, बताए थे ना कि बहुउद्देशीय। चलिए देखिए, नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना। क्या बोला गया? इससे पहले भी समझा चुके थे कि नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना, मतलब एक काम करेंगे और अनेक प्रकार के उद्देश्य को पूरा करेंगे, उसे ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ना कहते हैं कि एक उद्देश्य, एक काम करेंगे और बहुत सारे उद्देश्य को क्या करेंगे? पूरा कर देंगे। एक उद्देश्य के साथ में बहुत सारे उद्देश्य पूरा करना ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। बात सही है? चलिए अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इस
आखिर बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग बना रहे हैं तो उसके पीछे कौन कौन सा उद्देश्य है, हमारा बहुत सारे उद्देश्य को पूरा होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं कौन कौन सा उद्देश्य पूरा होता है। जल विद्युत उत्पादन, एक उद्देश्य पूरा हो जा रहा है, जल विद्युत का उत्पादन हो जा रहा है। दूसरा, सिंचाई का काम पूरा हो जा रहा है। सिंचाई का मतलब होता है जब हम लोग फसल लगाएं तो फसल में समय समय पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। गेहूं लगा दिए तो गेहूं में बिना पानी को हो जाएगा, समय समय पर पानी देना पड़ेगा। तो जो समय समय पर हम लोग पानी देते हैं उसी को क्या कहते हैं, सिंचाई। तो बांध से हम लोग इसका भी पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। घरेलू व औद्योगिक जल के प्रति, घर में जरूरत पड़ता है तो वहाँ से उसका यूज किया जा सकता है। बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुला है तो वहाँ भी उसका प्रयोग कर सकता है। नौचालन का पर्यटन, नौचालन का मतलब नाव का भी हम लोग उसमें प्रयोग कर सकते हैं और वहाँ से कुछ पैसा इनकम कर सकते हैं। पर्यटन मतलब घूमने लायक जगह बन जाएगा अगर बड़ा सा बनाया जाए तो। बाढ़ नियंत्रण, अगर अचानक बाढ़ आता है तो सारा पानी को क्या करता है, अपने आप में समा लेता है और उसके पीछे वाला बस्ती को क्या करता है, बाढ़ आने से रोक देता है। और मछली पालन का भी काम कर सकते हैं। समझिए, एक बांध बना रहे हैं और कितना उद्देश्य, 1 2 3 4 5 6 उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, है ना जी। इसी को तो कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बात सही है कि एक काम करेंगे और 6 लाभ उठाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि कम से कम एक क्वेश्चंस में आ जाए। चलिए देखेंगे इसमें क्या है। बेकार पड़े कुएं का वर्षा के जल के द्वारा पुनः भरण कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जाता है बेकार पड़े कुएं का वर्षा के जल के द्वारा पुनः भरण कैसे किया जाता है। देखते हैं कुछ कुछ कुआं ऐसा रहता है जिसका प्रयोग हम लोग करना बंद कर देते हैं, है ना, और बेकार पड़ा हुआ रहता है। तो वहाँ पे वर्षा का जल उसमें तो जाएगा ना, कि ऊपर से हम ढक के बंद कर दिए कुआं को। जब उसमें पानी जा रहा है तो उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, किस तरह से प्रयोग किया जाता है। देखिए, पीवीसी पाइप का प्रयोग करके छत पर वर्षा जल एकत्र किया जा सकता है। अगर कुआं हमारे घर के आसपास में है तो हम लोग क्या करेंगे, पीवीसी पाइप आप लोग देखिए, पाइप जानते हैं आप लोग, देखते नहीं जो क्या बोलते हैं उसको, छत से लेकर नीचे तक जो पाइप गिराया जाता है, जानते हैं नहीं जान रहे हैं। हाँ, ठीक है, दिखा दें क्या फोटो उसको, तब समझिएगा। तो पाइप वही रहता है कि पाइप यहाँ पे लगा दिए थे, सबका घर घर में तो लगा हुआ है जी, पाइप लगा हुआ नहीं, वही पाइप है। तो पाइप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। जब छत में आया पानी तो पानी को हम सीधा कुआं में भर देंगे। अगर वर्षा का जल बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, छत से सारा पानी क्या होता है, कुआं में डाल देंगे। कहाँ पे डाल देंगे, कुआं में। हाँ, तो यहाँ पे आया सारा पानी कुआं, यहाँ पे कुआं मान लेते हैं बना हुआ है इस जगह पे, और कुआं में जो है पानी अगर नहीं पड़ रहा, कहीं नहीं जा पा रहा है तो हम लोग वर्षा जल का पानी को उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे, भर देंगे। रेल व ईंट प्रयुक्त करके जल का छनन किया जा सकता है। सॉरी, रेल यहाँ पे लिखा होगा, गलत है, रेत होगा यहाँ पे। क्या होगा, रेत मतलब बालू होता है। तो रेत व ईंट प्रयुक्त करके जल का छनन किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा ईंटा, बहुत सारा बालू अगर रहता है वहाँ पे, तो पानी क्या होता है, ऑटोमेटिक वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है मतलब सारा कचरा ऊपर में छन जाता है, नीचे क्या होता है, पानी फ्रेश होकर निकलता है। भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहाँ से तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। और फिर क्या होता है, भूमिगत जल जो रहता है उसको पाइप के माध्यम से हमको जहाँ तक जरूरत पड़ता है वहाँ तक हम लोग ले जा सकते हैं। इसी हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जा सकता है। यहीं पे जो हौज रहेगा मतलब एक टंकी बना लिए हैं, हौज उसी को कहते हैं टंकी को, और टंकी के माध्यम से फिर हम जहाँ प्रयोग करना है वहाँ तक ले जा सकते हैं। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, और कुएं का जल क्या करता है, भूमि के जल को पूरा करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुआं है, यहाँ पे क्या है, कुआं, इसमें इतना पानी कुआं में भरा हुआ है, ठीक है, और हमला भूमिगत जल यहाँ पर है, भूमिगत जल यहाँ पर है। भूमिगत जल मतलब कि अगर गड्ढा करेंगे जमीन के नीचे, हमारा जमीन तो ये वाला है, लेकिन पानी का जो क्षेत्र है, पानी का क्षेत्र ये वाला है, पानी का क्षेत्र ये वाला है, लेकिन हम यहाँ से वर्षा जल यहाँ से पानी लाए और पाइप के माध्यम से यहाँ पे गिरा दिए, तो पानी तो यहाँ भर रहा है ना कुआं में। अब इस कुएं का पानी जो है दो तरह से, या फिर बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगा तो पानी बढ़ जाएगा, उड़ के भाप बन के उड़ेगा, या फिर पानी रीस कर पानी जो हमारा जल स्रोत है, भूमिगत जल है, इसमें ये चला जाएगा रीस कर।
जब इसमें ये पानी नीचे जाता है तो क्या होगा, भूमिगत स्तर, जो भूमिगत जल है इसका स्तर क्या करता है, ऊपर करता है ना जी। तो इस तरह से हमारा क्या करता है, मदद करने का काम करता है। इतना ज़्यादा टिस आ गया जी, इसको क्लीन कर दीजिए। और कुएं का जल ये तो हो गया। उसके बाद इसके बाद इस जल का प्रयोग पीने के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। और इस प्रकार जो भूमिगत जल रहेगा वहाँ से पानी हम लोग चापा नल के माध्यम से निकाल लेते हैं, या फिर किसी अन्य माध्यम से लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और उसका पानी पीने के लिए भी और फिर अन्य किसी कार्य के लिए भी कर सकते हैं। अपने घर वाला टंकी में भर देते हैं और वहाँ से 1000 प्रकार के काम करते हैं हम लोग, करते नहीं करते हैं। तो सीधा सीधे जो बेकार कुआं पड़ा हुआ है तो उसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते बिल्कुल नहीं करते हैं प्रयोग। अब पढ़ रहे हैं आप लोग तो जो बेकार कुआं पड़ा हुआ ना उसका भी प्रयोग कर लेंगे, है ना जी, नहीं प्रयोग करेंगे। हाँ, छत वाला सारा पानी भर देना है ना, छत वाला सारा पानी क्या करेंगे, भर देना है। तो उसका तो 2 प्रयोग हो ही जाएगा, या फिर पानी जब कम पड़ेगा तो वहाँ से निकाल लेंगे, या फिर रिस कर नीचे चला जाएगा, भूमिगत स्तर को सुधारेगा। दोनों में तो एक काम तो करेगा। वहाँ से हम लोग सिंचाई करेंगे, मतलब तरह तरह का हम लोग काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे औद्योगिकरण है क्या यहाँ पे, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है ना। बोला जा रहा है औद्योगिकरण, औद्योगिकरण मतलब जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, जितना ज़्यादा फैक्ट्री खुल रहा है उतना ज़्यादा पानी का भी प्रयोग हो रहा है। शहरीकरण, जितना बड़ा बड़ा शहर है उतना ज़्यादा क्या कर रहा है, पानी का प्रयोग कर रहा है, पानी को प्रदूषित भी कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकरण, उद्योगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण अलवणीय जल की अत्यधिक प्रयोग। मतलब बोला जा रहा है जब हम लोग का भारत स्वतंत्र हो गया, भारत जब हम लोग का आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। तेजी से औद्योगिकरण मतलब नया नया फैक्ट्री खुलना शुरू हो गया। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग होना। अब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री वहाँ पे बन रहा है ना। जब वहाँ पे शुरुआत हो रहा है तो वहाँ पे अलवणीय जल, अलवणीय जल मतलब कि जो मीठा पानी जो हम लोग पी रहे हैं, मीठा पानी मतलब ये चीनी वाला पानी नहीं समझ लेना है। अलवणीय जल मतलब जो सामान्य पानी जो रहता है जिसको हम लोग पीते हैं, है ना जी, तो वो पानी का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। ठीक है। शहर की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन की शैली के कारण जल ऊर्जा का आवश्यकता क्या लगता है, आवश्यकता में तेजी से वृद्धि हुआ। तो कहाँ कहाँ पे प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, एक हो गया औद्योगिकरण में, फैक्ट्री नया खुल रहा है वहाँ पर। उसके बाद फिर जितना उद्योग बढ़ रहा है, जितना काम हो रहा है वहाँ पे उद्योग प्रयोग हो रहा है। उसके बाद शहर बढ़ते जा रहा है तो वहाँ पे आबादी भी बढ़ते जा रहा है। जब आबादी बढ़ते जा रहा है तो वहाँ पे पानी भी ज़्यादा चाहिए। बढ़ती जनसंख्या जरूरत है कि नहीं, जितना जनसंख्या बढ़ती जाएगा पानी की आवश्यकता भी उतना अधिक बढ़ते जाएगा। शहरों तथा गाँवों में जल संसाधनों का अति शोषण, और शहरों और गाँवों में पानी को पीछे हम लोग शोषण करते हैं, शोषण नहीं करते हैं। जैसे अभी बताएं कि नल खोल दिए हैं, कोलगेट डाल दिए हैं ब्रश में, तब तक पानी क्या हो रहा है, अपना स्थिति में लगा हुआ है, हम लोग अपने में लगा है, बात सही कि नहीं है। इस तरह से पानी का अति शोषण करते हैं, नहीं शोषण करते हैं मतलब आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोग भी ऐसा करते हैं? एकदम नहीं करना चाहिए। पानी को बचा के रखना चाहिए था, बचा के रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोग जब सिंचाई जब करते हैं ना तो उस समय भी क्या करते हैं, अभी टुल्लू पंप जो मशीन रहता है, मशीन को चालू करके छोड़ दिए, लाइन आया तो ऑटोमेटिक बह रहा है, पानी जा रहा है और जा रहा है। होता ही नहीं होता ऐसा? हाँ, पूरा गेहूं में जितना आवश्यकता है उससे भी अधिक मात्रा में जा रहा है पानी, सारा पानी हम लोग बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद करना चाहिए क्या? जितना जरूरत है, जिस तरह से जरूरत उस तरह से प्रयोग करना चाहिए। कपड़ा जब धोते हैं हम लोग, जहाँ पे 2 बाल्टी का काम है वहाँ पे 10 बाल्टी का प्रयोग करते हैं, तो अति शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो वही चीज है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण किस प्रकार से जल दुर्लभता पर क्या करता है, उत्तरदायी होता है। तो हर तरह से प्रूव कर सकते हैं हम लोग, और भी बहुत तरह से लिख सकते हैं हम लोग। बड़ा बड़ा फैक्ट्री है तो वहाँ पे जितना भी विषाक्त जो रासायनिक पदार्थ निकलता है सबको क्या होता है, पाइप के माध्यम से निकालता है और जाकर नदी में फेंक देता है। किस में फेंक देता है? नदी में। और नदी का पानी क्या करता है, गंदा कर देता है। तो जल का प्रदूषण होता है कि नहीं होता है? जल का प्रदूषण भी हो जाता है। इस तरह से बहुत तरह की चीजें हैं जिसके कारण से क्या हो रहा है, नदी या फिर जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है ना, जल का कमी होते जा रहा है। उसके बाद नर्मदा क्या है, चलिए देखेंगे।
उसमें क्या चला गया, यहाँ पे ही है। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, है ना जी। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा को क्या हो गया, चलिए देखते हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्माण का विरोध में था। अब बोला जा रहा है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्माण के विरोध में था। अब नर्मदा नदी में एक बांध बन रहा था, कौन सा बांध, सरदार सरोवर बांध का निर्माण हो रहा था, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहा था, लेकिन लोग इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। विरोध कर रहा मतलब रोको, हमको नहीं बनाने देना यहाँ पे, है ना जी, यहाँ पे बनाना नहीं है। देखिए कौन आंदोलन कर रहा था, आंदोलन गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ के द्वारा किया जाता है। गैर सरकारी संगठन को कहते हैं एनजीओ हम लोग, है ना। तो एनजीओ के माध्यम से उसको क्या किया था, मना किया जा रहा था कि नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध का निर्माण नहीं करने देंगे। उसके लिए वो लोग क्या किया, आंदोलन पर उतर गया। कौन, गैर आंदोलन गैर सरकारी संगठन के माध्यम से किया गया, ठीक है। जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लगे हुए थे। यहाँ पे लामबंद थे, मतलब कि लगे हुए थे, वहाँ पे काम कंटिन्यू कर रहे थे। कौन कौन से, देखिए विरोध कौन कौन कर रहे थे। अगर नर्मदा नदी, मान लेते ये नर्मदा नदी यहाँ पे बह रहा है पानी, यहाँ पे अगर बगल में हम बांध बना देते हैं बड़ा सा, पानी इधर जाएगा, है ना जी, पानी यहाँ पे हम भर देंगे, बस है कि नहीं है। फिर ये नदी साइड से अपना निकल ही जाएगा। जब पानी यहाँ से हम लोग भर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लोग यहाँ पे जो नदी बन रहा था, यहाँ पे बांध जो बनाया जा रहा था, बांध का क्या कर रहे थे, विरोध कर दे रहे थे। कौन विरोध कर रहे थे, तो गैर सरकारी संगठन के लोग, जनजातीय लोग, यहाँ पे आसपास में रहने वाले लोग, किसान जो वहाँ पे थे वो, पर्यावरणविद मतलब पर्यावरण के लेकर जो जानकार थे, जो विद्वान थे, उन लोग ने भी, मानवाधिकार वाले जितने भी लोग थे उन लोग भी सब मिलकर क्या किए, इस सरदार सरोवर का क्या किया, सरदार सरोवर बांध का निर्माण का विरोध किए। यहाँ पे बनने हम लोग नहीं देंगे। चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या कारण था। आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था। मतलब स्टार्टिंग में बोला गया कि यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं उगने देंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पेड़ पौधे रहेंगे, है ना जी, सबको अगर यहाँ पे आप बांध बना देते हैं तो सारा पेड़ पौधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना था सब बांध में डूब जाएगा, है ना, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम इसको नहीं बनने देंगे, इसलिए यहाँ पे बांध बनने नहीं देंगे, ठीक है। पहले ये मुद्दा था। बाद में क्या हो गया, बाद में इसका लक्ष्य विस्थापितों का पुनर्वास करना हो गया। और बाद में बोला गया कि यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो बांध आप यहाँ पे बना दे रहे हैं, तो सबसे पहले पर्यावरण तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, सारा पेड़ पौधे यहाँ पे तो डूब जाएगा, है ना। लेकिन इसके साथ साथ में जिसका घर यहाँ पर होगा, जिसका घर इस जगह पर होगा पहले से, जब आप बांध यहाँ पे बना दीजिए तो हजारों लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, बेघर हो जाएगा। उन लोग कहाँ पे जाएगा, सब विस्थापित हो जाएगा। तो उन लोग कहाँ जाएगा, उन लोग का घर कौन देगा, कहाँ से आएगा, बात सही कि नहीं है। ये मुद्दा बना दिया गया, है ना। और इस तरह से सरदार सरोवर बांध का क्या किया गया, विरोध किया गया, ठीक है। बात समझ में आया। नर्मदा बचाओ आंदोलन समझ में आया है। यहाँ पे क्यों विरोध किया गया, कौन कौन विरोध किया, है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और बाद में क्या चेंज किया गया, कोई दिक्कत। चलिए याद कर लीजिएगा ये सब और समझ लीजिएगा। वीडियो भेज देंगे ग्रुप में, फिर से दोनों बार सुन लीजिएगा, फिर से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन है। एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। बात समझिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं। हाँ, तो नवीकरणीय संसाधन, तो जल क्या एक नवीकरणीय संसाधन है, क्या ये नवीकरण मतलब पुनः निर्माण हो सकता है, पुनः निर्माण हो सकता है। जैसे यहाँ से क्या हो गया, वर्षा आया, पानी यहाँ पे जमा हुआ, फिर से यहाँ से पानी या फिर जो है जमीन के नीचे जाएगा, रिस कर जो यहाँ पे आएगा भूमिगत जल में, या फिर धूप से फिर से पुनः ऊपर जाएगा, वही ना। और फिर से क्या हो जाएगा, समय के साथ में फिर से बादल का रूप लेगा और फिर से वर्षा होना शुरू, मतलब पुनः निर्माण नहीं होता, पुनः चक्रण होते रहता है, होते रहता नहीं होते रहता है। तो वही चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन है, उसके बावजूद भी इसका बचाव करना आवश्यक है, उसके बावजूद भी इसको हमको बचाव करना आवश्यक है। क्यों, इसके पीछे क्या कारण, देखिए क्यों आवश्यक है।
विश्व में केवल 2.5% पानी ही ताज़ा जल है। ताज़ा जल है मतलब अलवणीय जल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में 97.5% जल जो है वो क्या है, समुद्र में है ना जी, खारा पानी है जिसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। मात्र हम लोग का यूज करने लायक पानी 2.5% पानी है। बात सही कि नहीं है? तो इसलिए हम लोग क्या किया जाता है, इसको बचा कर काम करेंगे, संरक्षण करेंगे, बचाएंगे पानी को। जितने इतने तो पानी है, हम लोग को बचाव का काम करेंगे। जल संसाधनों का अति दोहन, और जल संसाधनों का अति दोहन जब भी बात कर चुके हैं हम कि जहाँ पे जितना पानी की जरूरत रहता है उससे आवश्यकता से अधिक मात्रा हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, है ना, तो उसी कहते हैं अति दोहन। जैसे अभी ब्रश वाला बता रहे थे, है ना जी, तो वही उसी तरह क्या होता है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में इसका प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण से पानी हम लोग को जाके समुद्र में मिल जाता है। अगर पानी किस तरह से वर्षा जल है, अगर बचा के नहीं रखेंगे हम लोग पानी को, तो क्या होगा, नहीं बचाएंगे, छत से गिरा नदी में भी जाके समुद्र में मिल जाएगा, उधर जाके फिर पानी समुद्र में मिल जाएगा, फिर इसी में चल जाएगा, फिर इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, हम लोग को कम पड़ जाएगा। इसलिए पानी को बचाना चाहिए। अगला क्या है, बढ़ती जनसंख्या, अधिक मांग, असमान पहुंच। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, और सही में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है जनसंख्या, और जितना अधिक जनसंख्या बढ़ेगा सब किस पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर जाएगा, यूज करेगा, किसका यूज करेगा, 2.5% का ही पानी यूज करेगा, ना कि चल जाएगा समुद्र पर पानी यूज करने के लिए, नहीं जाएगा। तो जिसके कारण से पानी का संरक्षण करना आवश्यक है, जल का संरक्षण करना आवश्यक है। बढ़ती शहरीकरण, जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहा, फैसिलिटी भी उसे बढ़ा देते हैं कि घर में टंकी, है ना जी, और टंकी वहाँ पर रहेगा तो पानी भी आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग। एक होता है पानी कुआं से अगर खींच खींच का प्रयोग कीजिएगा ना, तो वहाँ पे पानी का प्रयोग कम होता है, अरे बहुत खींचना पड़ रहा है, बात सही नहीं है। लेकिन जब टंकी लगा दिए हैं तो सीधा एक स्विच तो देना है, स्विच दे दिए, पानी भर गया, उसके बाद तो चालू करके छोड़ दिए, है ना, लग जाता है झरना, चालू हो गया है, नहा रहे हैं, 1 घंटा से पानी गिर रहा है और गिर रहा है, होता नहीं होता ऐसा। पानी का आवश्यकता से अधिक मात्रा में दोहन होता है। औद्योगिकरण, जितना ज़्यादा फैक्ट्री खुलते जा रहा है वहाँ भी आवश्यकता से अधिक मात्रा में पानी का यूज होते जा रहा है, होता है ऐसा। तो वही चीज़ है कि पानी जो है क्या है, जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, उसके बावजूद भी इसको संरक्षण करना आवश्यक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की किन पद्धतियों को आधुनिक समय में अपनाकर जल दुर्लभता की समस्या को छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए जल का संरक्षण करना स्टार्टिंग से परंपरागत वर्षा जल संरक्षण, पहले से भी क्या किया जा रहा है, वर्षा का जल का संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा क्या समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए। तो वही चीज़ है आधुनिक समय में, अभी के समय में अपनाकर जल दुर्लभता की समस्या, कौन सा चीज़ है जो अभी अपनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कम से कम जल समस्या का जो है छुटकारा पा सकते हैं, मतलब जल के समस्या से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, जल का बचाव कर सकते हैं। कौन कौन सा पद्धति, कौन कौन सा नियम को अपना सकते हैं। सबसे पहले छत वर्षा जल संग्रहण, इसको अपनाकर सबको अपनाना चाहिए। गुल अथवा कुल सबको अपनाना चाहिए पूरा हर क्षेत्र में, पहाड़ी एरिया में। बाढ़ जलवाहिकाएं, बाढ़ जलवाहिकाएं जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना, वहाँ पे बड़ा सा बांध बना दीजिए, ताकि अचानक बाढ़ भी आएगा ना, जैसे मान लेते ये बहुत बड़ा बांध बना है, ठीक है, जब बांध बनाया है तो पानी इसमें जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना मात्रा में पानी है, अचानक पानी भी आएगा, सबसे पहले बाढ़ जब तक भरेगा नहीं तब तक पानी तो इसी में सब समा जाएगा, तो आने वाला इधर पानी जाएगा कहाँ से, इधर पानी जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, पहले भरेगा तब तो जाएगा। तो इस तरह से बनाकर उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पे गेट बना देता है, बनाता है नहीं बनाता है, जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से पानी को बहाया जाता है, और फिर धीरे धीरे वो पानी को निकाला जाता है, ताकि बाढ़ को कंट्रोल में किया जा सके, और इस तरह से बाढ़ को कंट्रोल में कर लिया जाता है। गड्ढे बनाकर, जैसे डोभा वगैरह रहता है उस तरह से गड्ढे बनाकर पानी को बचा सकते हैं। खादीन जो बताए थे, है ना, कि जगह जगह पर हम लोग डोभा, बांध, जो छोटा छोटा गड्ढा बनाते हैं उसको बनाकर। टैंक अथवा ढाका, यही वाला। बांस, देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली ये अहम तरीका होता है, बांस ड्रिप सिंचाई। चलिए इसको समझा देते हैं थोड़ा सा, बांस ड्रिप सिंचाई ना ये कैसे होता है।
देखिए पानी दिख रहा है, यहाँ पे बांस दिख रहा है, ये बांस दिख रहा है। इस तरह से बांस का जो था ना, बांस के बीच में जो एकदम जगह रहता है, इस तरह से खाली रहता है, खाली रहता है नहीं रहता है। अब पानी जो होता है, देखिए हम लोग सिंचाई में बांस पानी लेके जाएंगे तो ये होता है कि एकदम गड्ढा कर करके ले जाएंगे तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है ना। और बांस का जो पाइप है, पाइप के बाद हम उधर से लेकर आए यहाँ पर, इसका पानी क्या हुआ, इसमें गिरा, इस बांस में गिरा, और इस बांस से पानी हम कहीं और लेके गए हैं, कहाँ हो गया, कहीं और लेके जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से देखिए और बांस के द्वारा हम लोग क्या किया, पानी ले आए हैं। और पानी लाने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है यहाँ भी फसल लगा हुआ है, इधर भी फसल लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो पानी हम लोग देंगे, यहाँ भी पानी देंगे, सब में क्या है, पाइप लगा हुआ है कि नहीं। जब इसको खोल दिया जाएगा ना तो पानी जो ऊपर से जैसे वर्षा होता है ना, उस तरह से पानी इस पर क्या जाएगा, पड़ेगा, ताकि कम पानी में पूरा सिंचाई होगा, कम पानी में पूरा सिंचाई। और यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, सीधा पाइप लेते हैं और यहाँ पे खोल देते हैं जगह, ये देखो नल है नीला, इसको घुमा देते हैं, पानी जा रहा है और जा रहा है। जब तक इधर भरेगा नहीं बढ़िया से, एकदम ऊपर तक नहीं आएगा पानी, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। होता नहीं होता ऐसा? तो हम लोग को प्रयोग करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करना। इससे पानी का क्या होता है, बचत होता है। और इस तरह का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, पानी को बचा सकते हैं, आवश्यकता से अधिक मात्रा में पानी को बचा सकते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, तो सबको अपना अपना घर में क्या करना है, बोलिए वही चीज़ है। गवर्नमेंट को लिख दीजिए एप्लीकेशन कि हमारे एरिया में बांध का निर्माण कराया जाए और बांस ट्रिप का व्यवस्था, बांस ट्रिप का जमाना नहीं है, अभी पाइप का व्यवस्था करवाया जाए। बस है कि नहीं है, जमाना चेंज हो गया ना जी। अब बांस का प्रयोग कौन करेगा, पाइप का जमाना आ गया, पाइप बिछा दिया जाए, एक पाइप दीजिए, पूरा पानी छिड़काव हो जाएगा, तुरंत सिंचाई फिनिश, है ना। आधुनिक तरीके से होना चाहिए खेती। हाँ, बांधों से अनेक लाभ हैं, ये विकास में योगदान करते हैं, इसलिए नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा है। किसको, बांध को, क्योंकि बांध को बहुत फायदा है। बहुउद्देशीय परियोजना में भी हम लोग देख लिए, एक साथ में बहुत सारे फायदा उठाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन से, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों का आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा। बांधों से होने वाले लाभों का सूची बनाइए, बांध से कौन कौन से लाभ होगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों के आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बांधों को क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर। किसको कहा गया है, बांध को। क्यों कहा, इससे क्या फायदा, चलिए देखेंगे। सबसे पहले बांधों का लाभ क्या है, तो सिंचाई कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन, घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल का आपूर्ति किया जाता है, बाढ़ का नियंत्रण बता चुके हैं, मनोरंजन तथा पर्यटन, मनोरंजन मतलब नाव वहाँ पे बैठ गए हैं और घूम रहे हैं तो एंजॉय भी होता है लोगों का, मत्स्य पालन, ये सब तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे कहाँ चल गया, यही वाला, यही है 9। गलती से कुछ अलग बटन दब गया था लगता है। चलिए देखिए, हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है, कारणों की सूची तैयार कीजिए, इसका कारण बताइए, उसका लिस्ट तैयार कीजिए कि अपने देश में जल का अभाव हो रहा है, क्यों अभाव हो रहा है, उसके पीछे कौन कौन सा रीजन है ना जी। चलिए देखिए कौन कौन सा रीजन है। भारत मानसूनी जलवायु का देश है, भारत जो है मानसूनी जलवायु देश है, समय समय पर ही यहाँ पे मानसून आता है, हमेशा नहीं आता। कई बार मानसून असफल होने से जल की कमी बढ़ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि मानसून आता ही नहीं है, मानसून वर्षा जो होता है कई बार बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत अधिक होता ही नहीं है। पहला रीजन यही है जिसके कारण जल की कमी हो जाता है। दूसरा, सिंचाई के जल की मांग में तीव्र वृद्धि। अब सिंचाई करेंगे तो हम लोग की इस तरह की व्यवस्था है नहीं, पूरा भारत में इस तरह की व्यवस्था है नहीं है व्यवस्था, और जब व्यवस्था नहीं है तो हम लोग सिंपल विधि अपनाते हैं कि जब तक भरेगा इधर तब दूसरा तरफ जाएगा। इस तरह से पानी का अत्यधिक उपयोग रहा है जिसके कारण से जल की कमी होता है। और देखिए, औद्योगिक क्रियाओं में के कारण भूमिगत जल स्तर का गिरना। अब उद्योग, बड़ा बड़ा फैक्ट्रियों में उनको पानी चाहिए, उसके लिए क्या किया जाता है, जो भूमिगत जल रहता है, जमीन के नीचे वाला जो पानी रहता है, जमीन के नीचे पानी, इतना गड्ढा करने के बाद पानी यहाँ से निकल रहा है, इसको भी क्या करते हैं हम लोग,
पाइप के द्वारा बोरिंग करके यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं पानी को, है ना जी, नहीं निकालते हैं। और यहाँ से पानी निकाल कर हम लोग आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं। अगर तालाब में पानी यहाँ पे सूख गया, तालाब है यहाँ पे बगल में, पानी यहाँ पे खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग कर देते हैं और जो भूमिगत जल है इसको निकाल देते हैं। और यहाँ पे आवश्यकता से अधिक मात्रा में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं, जिसके कारण से पानी का क्या होता है, कमी हो जाता है। अब यही पानी यहाँ पे धीरे धीरे जल भूमिगत जल स्तर क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक गड्ढा आप देख रहे हैं। इसी तरह से सिर्फ एक शहर में भी देखिएगा ना, तो हमको लगता है हजारों हजार गड्ढा करके लोग रखा है, रखा ही नहीं रखा है, और हजारों हजार लीटर रोज पर डे निकालता है, हजारों लीटर पर डे निकाला जाता है एक घर से, है ना। तो समझ कितना पानी रहेगा, इसलिए कम क्या बोलते हैं, पानी का प्रॉब्लम्स होते जा रहा है। शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव। अब जैसे जैसे शहरीकरण होते जा रहा है वैसे वैसे नया नया क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी और नया नया जो है मशीन लगाया जा रहा है, नया नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिसके कारण से पानी का प्रयोग भी ज़्यादा किया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण अब जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ते जाएगा, सभी को जल की आवश्यकता है, सभी को पानी जरूरत पड़ेगा और सबको पूरा भी करना है, जिसके कारण जल की कमी होते जा रहा है। तो यही सारा लिस्ट है ना। तो वही चीज़ लिखेंगे हम लोग, हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इतना सारा चेंजिंग होते जा रहा है, इसलिए जल का अभाव भी होते जा रहा है, जल का कमी होते जा रहा है। कोई दिक्कत? हमको लगता है 57-58 मिनट हो चुका है, 2 ही क्वेश्चन, 1 घंटा में हो जाएगा। चलिए देखते हैं 1 घंटा, चलिए कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन समझ लेंगे पहले। क्वेश्चन बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे। कहा जाता है कि यदि तीसरा महायुद्ध हुआ तो पानी की कमी के कारण होगा। ऐसा कहा जाता है कि तीसरा महायुद्ध मतलब विश्व युद्ध होता है, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पानी की कमी के कारण होगा, ऐसा कहा जाता है। इस संदर्भ में जलाभाव मतलब जल का कमी या जल दुर्लभता के प्रमुख कारण लिखिए, और उसके कारण जल का जो दुर्लभता है उसका रीजन क्या है वो लिखिए। या फिर क्वेश्चन दूसरा टाइम जो पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया में जल की कमी के लिए उत्तरदायी कारणों का स्पष्ट कीजिए कि पूरा दुनिया में जल का कमी है तो किस किस रीजन से कम हो रहा है। पूरा दुनिया में जल की कमी, सिर्फ अपना देश भारत में नहीं, पूरा दुनिया में जल की कमी हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है ना। कारण को लिखना है यहाँ पे। चलिए देखिए कौन कौन सा कारण है। तो सबसे पहले क्या है, वनमूलन। क्या है, वनमूलन मतलब वनों को तेजी से कटाई, वनों का तेजी से कटाई, है ना। अब जितना तेजी से काटेंगे वन को उतना ज्यादा जाएगा। दूसरा है महानगर। दूसरा क्या है, महानगर। जितना ज्यादा महानगर मतलब शहरीकरण, जितना ज्यादा शहर रहेगा उतना ज्यादा पानी का प्रयोग होता है। तीसरा है बढ़ती जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे पानी का भी प्रयोग बढ़ेगा। बढ़ता शहरीकरण, जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ रहा है पानी का उपयोग भी बढ़ते जा रहा है। औद्योगिकरण, जितना ज्यादा फैक्ट्री बढ़ रहा है उतना ज्यादा पानी का प्रयोग होते जा रहा है। कृषि में उपयोग, किसानों की संख्या भी बढ़ेगा और खेती करेगा तो वहाँ भी पानी निश्चित रूप से बढ़ेगा। जल का दुरुपयोग मतलब जल का सही प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण से जल का कमी हो रहा है। प्रदूषण, जल का प्रदूषित कर रहे हैं, जल को भी हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं। जितना भी जो फैक्ट्री से अचड़ा कचरा निकल रहा है सब जहाँ बहा दे रहे हैं हम लोग नदी में, और नदी को क्या किया जा रहा है, प्रदूषित कर दे रहे हैं। शहर से जितना भी गटर से पानी निकल रहा है वो पानी को क्या किया जाता है, सारा सारा नदी में निकाल दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है, जिसके कारण जल का प्रदूषण हो रहा है। भूजल का गिरता स्तर और भूमिगत जल, जो बता रहे थे उस टाइम से, भूमिगत जल का स्तर धीरे धीरे गिरते जा रहा है। क्यों गिरते जा रहा है, क्योंकि भूमि का पानी को भी हम लोग प्रयोग तेजी से कर रहे हैं। मानसून की अनिश्चितता, पीने योग्य न्यून जल, जलाभाव, जल की असमान वितरण। केप टाउन का उदाहरण, चूंकि जल के जीवन के एक परम आवश्यकता है। यानी बोला जाता है कि भूजल का गिरता स्तर तो हो गया, उसके बाद जो है मानसून की अनिश्चितता, पानी कब पड़ेगा, वर्षा होगा या नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। तो इतना सारा रीजन है जिस वजह से पूरा दुनिया में पानी का कमी हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट लगता है ना। चलिए ये क्वेश्चन लास्ट है, इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोला था, हाल के वर्षों में बड़े बांधों के विरोध का प्रमुख कारण क्या है। जो बड़ा बड़ा बांध है उसका विरोध लोग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बांध उसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं जी बड़ा बड़ा बांध का, उसके पीछे क्या रीजन है। बड़े बड़े बांधों का विरोध कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, चलिए देखेंगे।
सबसे पहले अति मृदा जमाव, अति मृदा का जमा हो जाता है एक जगह पे। बांध जब बनाया गया तो सारा मिट्टी को काट के एक जगह जमा कर दिया जाता है। दूसरा जल भराव, धीरे धीरे क्या होता है, जल वहाँ पे भर जाता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं जल भर गया, भर दिए हैं, तो इसके नीचे वाला जो जमीन वहाँ पे पानी रिस रिस कर पूरा यहाँ पे क्या करता है, बर्बाद कर देता है जमीन को। मृदा अपर्दन, मृदा को एक जगह से अगर यहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इधर से पानी यहाँ पे अगर हम लोग ले आ रहे हैं तो सारा पानी क्या हो जाएगा, अपने साथ में पानी यहाँ तेजी से बहता है पानी, तो समझिए अपने साथ में बहुत सारा कंकड़ मिट्टी वगैरह भाग लेते आता नहीं आता है। तो मृदा का भी अपर्दन हो जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को लेके चला गया, दूसरा जगह गड्ढा कर दिया, तीसरा जगह भर दिया, होता नहीं होता है, ऐसा ही होता है। अचानक बाढ़ आ जाना, और तेजी से अचानक बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया और आवश्यकता से अधिक ज़्यादा आ गया तो पानी भरे इसको तोड़ भी सकता है। बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन, वन को तेजी से क्या किया जा रहा है, जहाँ पे बना है वहाँ पे वनों को तेजी से काटा जा रहा है कि नहीं। अगला है वन्य जीवों प्रजातियों को लुप्त होना, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, बांध के कारण। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे घोंसला है, किसी का घर है, किसी का गुफा है, और हम लोग इसी को काट के हटा देंगे, है ना जी, तो यहाँ वाला जीव सब कहाँ जाएगा, है ना, जिसके कारण से लोग विरोध करता है बड़े बड़े बांधों का। समुदायों का प्रवसन, समुदायों का मतलब समुदाय को यहाँ से हट कर कहीं दूसरा जगह जाके प्रवास होना पड़ता है, जब बच जाता है, ये प्रवसन है, प्रवास होगा। जनजातियों का क्या लिखा है, जीवकोत्पादन समाप्त होना, मतलब कि जनजातियों का, जनजाति मतलब कि जंगल में जो लोग रहते थे उन लोगों को क्या था कि वहाँ पे रहते थे और जंगल से ही अपना भरण पोषण करते थे, अपना खाना पीना अपना जीवन को जीते थे। जब जंगल को ही समाप्त कर देंगे, बांध बना देंगे बड़ा सा, तो बताइए उसका जीवन का स्थिति क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अति वर्षा में बांधों से पानी का छोड़ना स्थिति को अधिक बिगाड़ देता है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में अगर पानी यहाँ पे भर जाता है तो बांध से क्या करेंगे, यहाँ पे जो रहता है गेट, वो गेट से पानी खोल देंगे, तो इधर वाला जो नदी रहता है, नदी में आवश्यकता से अधिक पानी जाएगा, यहाँ भी नुकसान करेगा अगल बगल में। बांधों से भूकंप, जल प्रदत्त रोग, प्रदूषण जैसी स्थितियाँ भी पैदा होती है, क्योंकि जल का अत्यधिक उपयोग होता है। और बांध के कारण भूकंप हो गया, बांधों से भूकंप नहीं होना चाहिए, बांधों से भूकंप नहीं, बांधों से बाढ़ होगा। यहाँ पे बांधों से क्या होगा, बाढ़ होगा, बांधों से क्या होगा, बाढ़ हो सकता है। जल प्रदत्त रोग मतलब जल से संबंधित जो रोग होता है ना, वो सब यहाँ पे क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और इस वजह से लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बांधों का विरोध करते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? हाँ, इस तरह के वीडियो जो है आप लोग के लिए बनते रहेगा, और इसलिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाला समय में हर सब्जेक्ट का, मैथ का भी जाएगा, साइंस का भी जाएगा, SST का तो अभी बन ही रहा है ना, टोटल सब्जेक्ट का बनेगा। इसके साथ साथ में याद रखिएगा आप लोग 8 का भी बनेगा, 9 का भी बनेगा, 10 का बन रहा है, 11 का नहीं 12 का बनेगा, ठीक है। और सबके लिए एक एक करके बनते जाएगा, और एकदम अच्छा आप लोग को लगेगा कि किसी तरह से वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो उसमें फिर सुधार किया जाएगा। आप लोग दिमाग में कोई क्वेश्चंस चलेगा दिमाग में, या फिर कोई क्वेश्चंस को समझने में परेशानी होगा, तो आप उसको भी क्या कीजिएगा, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पर भी विशेष प्रकार के वीडियो बनाकर फिर से अपलोड कर सकें, ताकि आप लोग ज़्यादा बढ़िया से पढ़ सकें।